गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आप लोगों को हिंदी व्याकरण पढ़ाने जा रही हूँ। इस समय आप लोग अपने अपने घरों में सुरक्षित रह करके अपनी पढ़ाई को मन से कर रहे होंगे, ऐसा मुझे उम्मीद है और विश्वास भी है। आप लोग इसके पूर्व 20 नंबर का एग्ज़ाम आप लोग दिए थे, लेकिन आप लोगों का फिर से अगले माह एग्ज़ाम होने वाला है, जो ऑफलाइन एग्ज़ाम होगा। आप लोग को नोटिस जा चुका है, आप लोग अपने अपने व्हाट्सएप पर ज़रूर देखे होंगे इस बात को। तो इसके लिए आप लोगों को प्रश्न पत्र कैसा आएगा ये बताऊंगी मैं आप लोगों को। आप लोग को घबराने की ज़रूरत नहीं है, और उस प्रश्न का उत्तर आपको कॉपी में लिख करके देना है। सारी बात आपको उसमें नोटिस में दिया गया है। आप ध्यानपूर्वक उसे पढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। सारी बात आपको समझ में आ जाएगी। अगर नहीं समझ में आएगा तो फिर आप लोग हम लोग से कंसल्ट करके जानकारी ले सकते हैं। अभी मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी हिंदी व्याकरण, और इसमें पढ़ाऊंगी मैं शब्द विचार। इसके पहले मैं आप लोगों को पढ़ाई थी, पिछले दिन काल पढ़ाई थी, काल के बारे में बताई थी, लेकिन बहुत बच्चे जो बना करके व्हाट्सएप पर भेजे हैं उसमें उसका आंसर वो गलत बनाए हैं। मैं अभी आप लोगों को बता रही हूँ कि उसका बहुविकल्पी का आंसर क्या होगा। देखिए, पेज नंबर आप लोग 71 निकालेंगे और उसमें देखेंगे सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाएं। क क्रिया के करने या होने के समय को कहते हैं। तो क्रिया के करने या होने के समय को क्या कहते हैं? हम क्रिया कहते हैं, काल कहते हैं या कारक कहते हैं। बहुत बच्चे कारक में लगा दिए हैं टिक, तो बच्चों यहाँ पर होगा काल। क्रिया के करने या होने के समय को हम क्या कहते हैं? काल कहते हैं। आप लोग काल में टिक लगा लेंगे। दूसरा देखें, चल रहे समय को कहते हैं। जो समय अभी चल रहा है उसे क्या कहते हैं? वर्तमान काल, भूतकाल या भविष्यत काल। तो मैं आप लोगों को बताई थी कि जो समय अभी चल रहा है उसे वर्तमान काल कहते हैं। बहुत बच्चे इसमें भविष्यत काल में कुछ टिक लगा दिए हैं, कुछ भूतकाल में टिक लगा दिए हैं। क्या होगा? वर्तमान काल। तीसरा देखें, आने वाले समय को कहते हैं। आने वाले समय को क्या कहते हैं? आने वाले समय को भविष्यत काल कहते हैं। क्या कहते हैं? भविष्यत काल कहते हैं। आप लोग अपने अपने बुक में टिक लगा लेंगे और सही आंसर को ही याद करेंगे। अब आप लोग ध्यान दें, मैं पढ़ाने जा रही हूँ शब्द विचार। शब्द विचार इसके पूर्व भी मैं आप लोगों को पढ़ा चुकी हूँ और फिर से मैं इसका पुनरावृत्ति कर रही हूँ। आप सभी बच्चे ध्यानपूर्वक हमारी बात को सुने, और जब तक ध्यान से आप नहीं सुनेंगे आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि शब्द किसे कहते हैं। तो दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को हम शब्द कहते हैं। दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को हम शब्द कहते हैं। सार्थक मेल को यानी जिसका अर्थ हमें समझ में आए, वैसे कई वर्ण जब आपस में मिलते हैं तो एक शब्द का निर्माण होता है। जैसे कहते हैं फल, तो फल में दो वर्ण है, फ और ल। तो फ और ल जब दो वर्ण मिला तो एक शब्द बना फल, जिसका अर्थ होता है कि पेड़ में लगने वाला वो चीज़ जिसे हम लोग खाते हैं। अगर कहते हैं कमल, तो कमल तीन वर्णों के मेल से बना है, क, म और ल।
और 3 वर्ण जब मिले तो एक शब्द बना कमल। कमल कहने से ही हम लोगों को समझ में आ जाता है कि एक सुंदर फूल जो पानी में खिलता है। अगर इसी के जगह हम कहेंगे आप लोगों को वाना, वाना, ये भी 2 वर्णों के मेल से बना है। क्या इसका कोई अर्थ आपको समझ में आ रहा है? नहीं। तो वैसे वर्णों के मेल, सार्थक मेल, जिसका अर्थ समझ में हमें आए, यानी वर्णों के सार्थक मेल को हम लोग शब्द कहते हैं। 2 या 2 से अधिक वर्णों के सार्थक 2 या 2 से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को हम लोग शब्द कहते हैं। अब मैं समझती हूँ कि आप लोगों को शब्द की परिभाषा अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। अब मैं आपको बताऊंगी शब्द के भेद के बारे में। तो शब्द के भेद को कई आधार पर बांटा गया है, कई वर्गों में बांटा गया है, और उन वर्गों के आधार पर उसके भेद को बताया गया है। आप लोग ध्यान से सुने हमारी बात। शब्द के भेद को हिंदी भाषा में, हिंदी व्याकरण में शब्द के भेद को 4 वर्गों में बांटा गया है। कितने वर्गों में? 4 वर्गों में। पहला है उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा है बनावट के आधार पर, तीसरा है अर्थ के आधार पर, और चौथा है प्रयोग के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? तो उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद बताए गए हैं। कितने भेद? 4 भेद। पहले तो आप लोग समझ लें अच्छी तरह कि शब्द के भेद को 4 आधारों पर बांटा गया है। पहला है उत्पत्ति के आधार पर। अब मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं। तो उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद हैं: तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। अब तत्सम किसे कहते हैं? तो आप लोग को सबसे अच्छा तरीका मैं बता रही हूँ याद करने का कि तत्सम का अर्थ ही आप लोग समझ लें संस्कृत। तत्सम मतलब संस्कृत। एकदम दिमाग में इसको बात को हटा लें कि तत्सम का अर्थ होता है संस्कृत, यानी वैसा शब्द जो संस्कृत के शब्द हैं और हम लोग उसका हिंदी में प्रयोग करते हैं, तो वैसे शब्द को तत्सम शब्द कहते हैं। यानी संस्कृत के वैसे शब्द जिसका हम लोग हिंदी में प्रयोग करते हैं उसे तत्सम कहते हैं। जैसे कहते हैं अग्नि, पुष्प, सर्प, दधी, सूर्य, ये सारे शब्द संस्कृत के शब्द हैं और हम लोग इसका हिंदी में प्रयोग करते हैं, तो ऐसा शब्द तत्सम शब्द कहलाता है। अब आप दूसरे सुने। दूसरा है तद्भव। तद्भव किसे कहते हैं? तो जब हम लोग संस्कृत के शब्द को हिंदी में बदलकर, ध्यान देंगे, संस्कृत शब्द को हिंदी में बदलकर उसका प्रयोग करते हैं तो उसे हम लोग तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे अभी मैं बताई थी कि संस्कृत शब्द है अग्नि, और जब अग्नि को हम लोग कहते हैं आग, तो ये आग हो गया तद्भव। जैसे मैं बताई थी पुष्प, पुष्प का अर्थ होता है फूल। अगर फूल कहते हैं तो ये तद्भव हो गया, और पुष्प कहते हैं तो ये तत्सम हो गया। अगर मैं कहती हूँ ग्राम, तो ग्राम का अर्थ होता है गांव। ग्राम संस्कृत शब्द है, और अगर ग्राम कहते हैं तो ये तत्सम है, और अगर गांव कहते हैं तो फिर ये तद्भव हो गया। अब आप समझ गए होंगे तत्सम और तद्भव।
तीसरा शब्द है देशज। कुछ ऐसे शब्द हैं जो हमारे देश के कई प्रांतों में एक ही नाम से जाने जाते हैं। वैसे शब्द जो हमारे देश के कई प्रांतों में एक ही नाम से जाने जाते हैं, वैसे शब्द देशज शब्द कहलाते हैं, जैसे लोटा, पगड़ी, डोरी इत्यादि। और चौथा शब्द है विदेशी। कुछ ऐसे शब्द हैं जो विदेशी भाषा के शब्द हैं, लेकिन हम लोग उसका हिंदी में प्रयोग करते हैं। जैसे कहते हैं खूबसूरत, ईमानदार, प्रिंसिपल, मार्केट, डॉक्टर, स्कूल, टीचर। ये सारे शब्द का प्रयोग हम लोग हिंदी में करते हैं, लेकिन इसमें से कुछ शब्द अंग्रेजी के हैं और कुछ शब्द उर्दू के हैं। अगर मैं टीचर कहती हूँ तो ये इंग्लिश शब्द है। अगर डॉक्टर कहती हूँ ये भी अंग्रेजी के शब्द है। प्रिंसिपल कहते हैं ये भी अंग्रेजी के शब्द है। तो इन अंग्रेजी शब्द का प्रयोग हम लोग हिंदी में जब करते हैं तो ये विदेशी शब्द कहलाते हैं। ये था बच्चों उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद: तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। अब मैं आधार जो वर्गीकरण का आधार बनाया गया उसका दूसरा बनावट के आधार पर शब्द के भेद बता रही हूँ। तो बनावट के आधार पर शब्द के 3 भेद बताए गए हैं: रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। रूढ़, यौगिक और योग रूढ़, ये है बनावट के आधार पर शब्द के 3 भेद। रूढ़ शब्द किसे कहते हैं? तो रूढ़ शब्द 2 वर्णों के मेल से बने होते हैं, और जब हम लोग इसका खंड करते हैं, टुकड़ा करते हैं, तो इसका कोई अर्थ हमें समझ में नहीं आता है। जैसे मैं अभी बताई थी कि 2 वर्ण से मिला हुआ शब्द है जल। अगर जल मैं कहती हूँ तो समझ में आता है पानी, जिसे हम लोग पीते हैं या बहुत सारे कार्य को करते हैं पानी से। लेकिन जल शब्द का जब खंड किया जाता है, जौ को अलग कर दें, लौ को अलग कर दें, तो फिर उसका कोई अर्थ समझ में नहीं आता है। तो ऐसे शब्द को रूढ़ शब्द कहते हैं। दूसरा है यौगिक। यौगिक शब्द 2 शब्दों के मेल से बनता है। यौगिक शब्द 2 शब्दों के मेल से बनता है, और जब उसका खंड करते हैं तो उसका अर्थ हमें समझ में आता है। जैसे मैं कहूँगी हिमालय, तो हिमालय शब्द 2 शब्दों के मेल से बना है, हिम और आलय। हिम का अर्थ होता है बर्फ और आलय का अर्थ हुआ घर, यानी बर्फ का घर। विद्यालय, विद्या जोड़ आलय, विद्या माने ज्ञान और आलय माने घर, वो घर जहाँ हमें ज्ञान मिलता है। तो इस तरह यौगिक का अर्थ हुआ कि 2 शब्दों के मेल से बने हुए वैसे शब्द जिनका खंड करने पर हमें उसका अर्थ समझ में आता है। और तीसरा है योग रूढ़। योग रूढ़ किसे कहते हैं? तो योग रूढ़ शब्द भी 2 शब्दों के मेल से बनते हैं, और जब उनका खंड करते हैं तो अपने शाब्दिक अर्थ को छोड़ किसी विशेष अर्थ को बताते हैं। शाब्दिक अर्थ यानी शब्दों के अर्थ को छोड़कर किसी विशेष अर्थ को वो बताते हैं, तो उसे हम योग रूढ़ कहते हैं। जैसे कहेंगे पीताम्बर, यानी पीत जोर अंबर, यहाँ 2 शब्द मिलके बने हैं। पीताम्बर शब्द 2 शब्दों के मेल से बने हैं, पीत जोड़ अंबर। पीत का अर्थ होता है पीला और अंबर का अर्थ होता है
वस्त्र, यानी पीला हो वस्त्र जिसका, अर्थात भगवान विष्णु। अगर मैं कहूँगी लंबोदर या चंद्रशेखर, यानी जिसके शिखर पर चंद्र हो, भगवान शंकर। लंबा हो उदर जिसका, भगवान गणेश। तो इस प्रकार ये सारे शब्द अपने शाब्दिक अर्थ को छोड़ किसी विशेष अर्थ को बताते हैं। तो ऐसे शब्द को हम लोग क्या कहते हैं? योग रूढ़। ये था बनावट के आधार पर शब्द के भेद। अब मैं आपको बताऊंगी अर्थ के आधार पर। तो अर्थ के आधार पर आपके किताब में तो अभी 2 ही भेद दिए गए हैं, सार्थक और निरर्थक। तो सार्थक शब्द वो है जिसका अर्थ समझ में आता है, उसे हम लोग सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे कहते हैं बाजार, तो समझ में आता है कि बाजार का मतलब वहाँ जहाँ बहुत सारे सामान बिकते हैं और लोग खरीदने के लिए जाते हैं। अगर कहते हैं पानी, तो समझ में आता है पानी यानी जल। और वैसे शब्द जिनका अर्थ समझ में ना आए उसे हम लोग निरर्थक शब्द कहते हैं। जैसे कहेंगे अमच, तो अमच शब्द का कोई अर्थ समझ में नहीं आ रहा है, तो ऐसा शब्द निरर्थक शब्द कहलाता है। और चौथा है बच्चों प्रयोग के आधार पर। तो प्रयोग के आधार पर शब्द के 2 भेद होते हैं, एक विकारी और दूसरा अविकारी। विकारी शब्द वो हैं जिसमें लिंग, वचन और कारक के आधार पर कोई परिवर्तन, जिसमें लिंग, वचन, कारक के आधार पर परिवर्तन होते हैं, वैसे शब्द को विकारी शब्द कहते हैं। और जिस शब्द में लिंग, वचन, कारक के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं होता है उसे हम लोग अविकारी शब्द कहते हैं। एक बार फिर से समझ लें आप इसे। जिस शब्द में लिंग, वचन, कारक के आधार पर परिवर्तन होते हैं वैसे शब्द विकारी शब्द कहलाते हैं। इसके अंतर्गत संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया आदि आते हैं। और अविकारी शब्द जिसमें लिंग, वचन, कारक के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं होता है वैसे शब्द अविकारी शब्द कहलाते हैं। इस प्रकार अभी मैं आप लोगों को बताई शब्द और शब्द के भेदों के बारे में। आप लोग इसे अच्छी तरह समझ गए होंगे कि शब्द किसे कहते हैं, शब्द के भेद को कितने आधार पर बांटा गया है और उन आधारों के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं। तो बच्चों आप लोग अपनी पुस्तक पेज नंबर 17 निकालेंगे, 16, और इसको आज आप लोग ज़रूर पढ़ेंगे ताकि आप लोगों को अच्छी तरह सारी बात समझ में आ जाए। तो ठीक है, आप लोग ज़रूर पढ़ेंगे और अच्छी तरह समझेंगे।